माँ बांस ले आया। मोहल्ले के मजीद चाचा ने पूछा, इतने बांसों का क्या करेगा? मैंने कहा माँ का हुक्म है। वैसे माँ, सचमुच इतने बांसों का करोगी क्या? बेटा बैठ जरा। तेरे अब्बा जब जिंदा थे तो कहते थे कि ये नहर आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी। बरसात में पानी बढ़ता है तो सब बहा ले जाता है। 3 दिन तक तूने और छोटू ने कच्चे चावल उबालकर दिन काटे थे। हाँ याद है माँ। उन 3 दिनों की बात मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। छोटू को तेज बुखार आ गया था। इस बार क्या करने वाली हो बताओ? ऊंचा करके बांस का मचान बनाऊंगी और उसके ऊपर टीन की छत डालूंगी। चूल्हा भी ऊंचाई पर रखूंगी। पानी चाहे जितना भी चढ़े, रसोई नहीं डूबेगी। अरे वाह माँ, तुम तो कमाल की इंजीनियर निकली। लेकिन लोग हंसेंगे नहीं? मतलब नहर के बीच में रसोई घर? गांव में कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है क्या? लोग पागल कहेंगे। हंसने दो, पागल कहने दो, मजीद को जो कहना है कहने दो। हंसते हंसते एक दिन समझ जाएंगे। जिनके पेट में आग जलती है वही जानते हैं कि भूख की कीमत क्या होती है। चल कल से काम शुरू। अच्छा माँ, जब तुम कह रही हो तो करूंगा। लेकिन एक बात है, बांसों को कीचड़ में गाड़ना होगा। मैं अकेले कर पाऊंगा क्या? मैं हूं ना। तेरी माँ क्या सिर्फ बैठकर हुक्म चलाएगी? दोनों मिलकर करेंगे और देखना, करते करते रास्ता अपने आप निकल आता है। हसीना बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? नहर के बीच में बांस गाड़ रही हो। अरे नाव कैसे निकलेगी? और इस कीचड़ में उतरकर तुम और तुम्हारा बेटा अकेले अकेले इतना भारी भारी काम। अपने शरीर पर भी तो थोड़ा ध्यान दो। नाव का रास्ता छोड़कर ही बना रही हूँ चाचा। थोड़ा बगल से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और शरीर की बात कर रहे हैं। शरीर टूटे तो फिर जुड़ सकता है, लेकिन बरसात में बेटों के मुंह में अनाज का एक दाना न दे पाने का जो दर्द है, उसे बयां नहीं किया जा सकता। वो तो मैं समझता हूँ बेटी। उन 3 दिनों की बात पूरा मोहल्ला जानता है, लेकिन नहर के बीचों बीच रसोई घर, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सुना। मतीन सरदार को पता चलेगा तो बखेड़ा खड़ा करेगा, कहेगा कि नहर तो जमींदार की है। क्या नहर मतीन सरदार के बाप की बपौती है? पानी सबका है, मिट्टी सबकी है। मैं कौन सा नहर पर पानी रोक रही हूँ या उसके तालाब से मछली पकड़ रही हूँ? बस थोड़ी सी जगह पर चूल्हा रख रही हूँ ताकि मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खा सकें। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ बेटी। रहीम बहुत भला मानस था, बस उस इंसान की एक ही गलती थी। वो जरूरत से ज्यादा अच्छा था, इसीलिए ऊपर वाला उसे जल्दी उठा ले गया। मैं इस शाम को आऊंगा, 2-4 बांस बांधने में मदद कर दूंगा। अकेले तुम दोनों से नहीं होगा। चाचा आप आ जाएंगे तो बड़ा हौसला मिलेगा। सच कहूँ तो आपके अलावा इस गांव में मेरा कोई नहीं है। ऊपर वाला आपका भला करे। हाँ, अगर आप आएंगे ना चाचा, तो मैं ऊपर के बांस पकड़ लूंगा और आप नीचे के बांध देना। अकेले करने जाओ तो हाथ फिसल जाता है। हाँ आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा, तू चिंता मत कर। सुना तुमने? वो हसीना रहीम की बेवा नहर के बीच में घर बना रही है। बकायदा बांस और टीन लगाकर रसोई घर खड़ा कर रही है, वो भी मेरी नहर में। मेरा तालाब, मेरी नहर, मेरी जमीन, इन सब पर हाथ डालने की इन गरीबों की हिम्मत कैसे हुई? हसीना की बात कर रहे हो? बेचारी बेसहारा औरत है, 2 बेटों को लेकर जैसे तैसे दिन काट रही है। तुम थोड़ा उस पर दया कर दो ना। उसके पास और है ही क्या जो तुमसे छीन लेगी? एक चूल्हा ही तो रख रही है, जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रही। दरगुजार कर दूंगा, तू नहीं समझेगी। आज इसे छोड़ दिया तो कल 10 लोग और आकर नहर में घर बना लेंगे। इन्हें थोड़ी सी ढील दो तो सीधे सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं।
यही गरीब लोग रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत करके तुम्हारे खेतों में फसल उगाते हैं। तुम थोड़ा नर्म दिल बनो। मुझे अंदर ही अंदर डर लगता है तुम इतने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हो, इसका अंजाम एक दिन भुगतना पड़ेगा। अरे तू चुप कर, तुझे समझाना बेकार है। मैं कल ही जाकर तोड़ दूंगा वो रसोई घर। देखता हूँ कौन रोकता है। 2 आदमियों को साथ ले जाऊंगा, 5 मिनट का काम है। जो मर्जी आए करो, लेकिन एक बात कहे जाती हूँ, गरीब के आंसू कभी खाली नहीं जाते, वो सीधे अर्श पर जाते हैं। मेरी माँ कहती थी ये बात, अब तुम मानो या ना मानो। अपनी माँ की बातें मुझे मत सुना। माँ देखो, हाँ छत बैठ गई है। अब बारिश भी होगी तो कुछ नहीं भीगेगा। मैंने अभी हिलाकर देखा है, मचान काफी मजबूत बना है माँ। 2-3 लोग भी चढ़ जाए तो कुछ नहीं होगा। तेरे अब्बा होते तो शायद और भी बेहतर बनाते। वो लकड़ी और बांस का काम बहुत अच्छा जानते थे, लेकिन तू है ना बेटा, आखिर खून तो उन्हीं का है। देख, मैंने उसे थोड़ा ऊंचा बनाया है, नीचे की मिट्टी अच्छे से दबा दी है ताकि दरार ना पड़े। बगल में एक मचान भी बनाया है, वहाँ चावल दाल तेल और नमक संभाल कर रखूंगी। तुमने तो सब पहले ही सोच रखा है। लेकिन माँ एक बात है, कल सुन रहा था कि मतीन सरदार बहुत गुस्सा हुए हैं। कह रहा था कि रसोई घर तोड़ देगा। करीम चाचा ही बता रहे थे, चाचा ने संभल कर रहने को कहा है। तोड़ेगा? तोड़ने दे, मैं फिर बनाऊंगी। वो एक बार तोड़ेगा, मैं 10 बार बनाऊंगी। इन 2 हाथों के दम पर तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद अकेले सब संभाला है, तो ये रसोई घर भी बना लूंगी। तुम्हारी हिम्मत मुझे हैरान कर देती है माँ। कभी कभी सोचता हूँ तुम अगर मर्द होती तो इस सरदार से भी बड़ा सरदार बनती। ठीक है माँ, मैं भी हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। शाम होने से पहले चूल्हे में एक बार आग जलाकर देख लेते हैं कि धुआं ठीक से निकल रहा है या नहीं। सूखे पत्ते और भूसा लाई हूँ, आग तुरंत पकड़ लेगी। महीने भर से तुम लोग सूखा चूड़ा मूढ़ी खा रहे हो, आज पेट भरकर भात खाओगे। सरदार जरा रुको रुको रुको। सुबह सुबह इतने लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जंग पर जा रहे हो। क्यों, इतना किस बात का गुस्सा है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है करीम, फिर भी बता रहा हूँ। उस हसीना की रसोई तोड़ने जा रहा हूँ। अरे मेरी नहर में बिना इजाजत के उसने घर बना लिया, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरदार तुम, अरे भाई तुम तो बड़े आदमी हो, किस चीज की कमी है तुम्हें? हसीना एक बेवा औरत है, 2 बच्चों को लेकर जैसे तैसे पेट पालती है। अब इससे तुम्हारा क्या नुकसान है? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे वो मैं देख लूंगा। इज्जत की बात मुझे मत सिखाओ करीम। सावधान रहो करीम, मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा भी भला नहीं होगा। तुम्हारी नाव भी इसी नहर में चलती है, ये याद रखना। अब देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा रहा हूँ सरदार। तुम आज तोड़ रहे हो, लेकिन कल तुम पर भी मुसीबत आ सकती है। इस गांव में लोग तुमसे डरते हैं, मोहब्बत नहीं करते। डर के मारे कोई साथ नहीं खड़ा होता सरदार, मोहब्बत से खड़ा होता है। मुसीबत? और मुझ पर मुसीबत? अरे देखा जाएगा। मेरा पक्का मकान है, 10 बीघा जमीन है। अरे मुझ पर क्या मुसीबत आएगी? चलो हटो, अरे हटो रास्ते से, ज्यादा बक 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 मत करो, हटो। हटता हूँ सरदार। रहीम, जो हसीना का शौहर था ना, पति, तुम्हारी जमीन पर बिना किसी शिकायत के खून पसीना बहाता था। एक भी दिन उसने छुट्टी नहीं ली। आज तुम उसकी बीवी का चूल्हा तोड़ने जा रहे हो। रहीम मर चुका है और मरे हुए इंसान की बात उठाने से कोई फायदा नहीं। हटो यहां से। हसीना, ये रसोई अभी के अभी तोड़नी होगी। मेरी नहर में मेरी इजाजत के बिना कुछ भी बनाने का हक तुम्हें नहीं है। एक बेवा औरत होकर तूने इतनी बड़ी जुर्रत की?
गांव के लोग क्या सोचेंगे कि एक औरत सरदार को अंगूठा दिखा रही है। सरदार, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये रसोई मैं नहीं तोड़ूंगी। पिछली बरसात में मेरे बच्चे 3 दिन तक भूखे रहे थे। उस रात मैंने ऊपर वाले की कसम खाई थी कि फिर कभी मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। ये रसोई उसी कसम का घर है। अरे तेरी कसम का घर मेरी नहर में क्यों? अपनी जमीन पर बनाना। क्या मैंने कहा था मेरी नहर में बनाने को? सरदार, मेरे पास जमीन खरीदने के पैसे नहीं हैं, ये तो आप जानते ही हैं। मैं नहर का पानी तो नहीं रोक रही हूँ, बस थोड़ी सी जगह पर चूल्हा रखा है ताकि मेरे बच्चे खा सके। आप चाहें तो मेरे ये दोनों हाथ काट लीजिए, लेकिन ये रसोई अपने हाथों से नहीं तोड़ूंगी। सरदार, मेरी माँ से इस तरह बात मत कीजिए। मेरे पिता ने जिंदगी भर आपकी जमीन पर काम किया है। आपने एक भी दिन मजदूरी बाकी नहीं रखी, वो ठीक है, पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अपनी जबान संभाल कर बात कर। अपने बाप की उम्र के इंसान से बात कर रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू और तेरी माँ दोनों। नहीं तो ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मतीन सरदार भूलता नहीं है। हिसाब होगा। सरदार, हिसाब आपका भी होगा और मेरा भी होगा। हसीना बेटी, इस बार की बरसात कुछ अलग होगी, ऐसा मुझे अपनी हड्डियों में महसूस हो रहा है। 50 साल से इस नहर में मछलियां पकड़ रहा हूँ, पानी को पहचानता हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों ने कभी झूठ नहीं बोला। डर तो मुझे भी लग रहा है। बादलों का रंग देखकर समझ आ रहा है कि ये कोई मामूली बारिश नहीं है, लेकिन डरने से तो काम नहीं चलेगा। रसोई को मैंने मजबूती से बांधा है, 3 रस्सियों से बंधी है और बांस काफी गहरे गाढ़े हैं। 3 लोगों के खाने का हिसाब करें तो शायद 20 दिन खिंच जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। एक बात कहूँ बेटी, क्या तुमने ये रसोई सिर्फ अपने लिए बनाई है? तुमने जो उस रसोई में इतना बड़ा पतीला रखा है, वो तो 10 लोगों के खाने का पतीला है। आपने बिल्कुल सही कहा चाचा। पिछले साल बाढ़ में सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा गांव भूखा था। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी है उससे जितने लोगों को हो सकेगा खिलाऊंगी। तुम्हारी माँ जैसी औरत इस गांव में और कोई नहीं है। हसीना, तुम्हारा शौहर रहीम भी ऐसा ही था, खुद ना खाकर दूसरों को खिलाता था। माँ, पानी ऊपर चढ़ रहा है। देखो, घर के फर्श पर पानी आ रहा है, टखनों तक पानी आ गया है। छोटू सो रहा है, क्या उसे जगा दूं? वो तो गहरी नींद में है, उसे कुछ पता भी नहीं चल रहा। जगा, जल्दी जगा उसे, अब देर मत कर। चावल और दाल की बोरियां ऊपर उठा, इसलिए मैंने वो रसोई नहर के बीच में बनाई थी। हाँ माँ, पेड़ के साथ 2 बार रस्सी से बांधा है, लेकिन इस तूफान में नहर में नाव लेकर जाना क्या ठीक होगा? पानी बहुत तेज बह रहा है और बहाव देखकर डर लग रहा है। अगर नाव पलट गई तो? मैं तैरना जानता हूँ, लेकिन छोटू नहीं जानता। वो अभी बहुत छोटा है, पानी में गिरा तो डूबने लगेगा। अब हमें वहीं जाना होगा। नाव है ना, बाहर बांध कर रखी थी। मैं पहले जाऊंगी और मचान से रस्सी बांध दूंगी, फिर तू और छोटू रस्सी पकड़कर आ जाना। चावल की बोरी, दाल की बोरी, तेल का डिब्बा, नमक, हल्दी और माचिस भीग गई तो आग ही नहीं जला पाएंगे। उसे कपड़े में लपेट कर रख। ये चीजें भीग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। माँ, बाहर सुनो, लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत से घर टूट गए हैं। कोई कह रहा है कि बचाओ बचाओ। क्या हम सिर्फ अपनी जान बचाएंगे? दूसरों का क्या होगा? पहले खुद बचते हैं, फिर दूसरों को बचाएंगे। खुद डूबते हुए किसी और को नहीं बचाया जा सकता। चल, वक्त जाया मत कर। मैं आगे रहूंगी, तू पीछे, और छोटू को बीच में बिठा। हाँ, हसीना बेटी, तुम जिंदा हो ना? कसम से कहता हूँ, पूरा गांव डूब गया। जो देखा उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
मतीन सरदार का पक्का मकान भी पानी के नीचे है। वो पक्का मकान जिस पर उसे इतना घमंड था, धान के गोदाम सब बह गए। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाकर ये रसोई बनाई थी बेटा। पहले आप सूखे कपड़े पहनिए, गीले कपड़ों में रहे तो ठंड लग जाएगी। आपकी उम्र हो गई है। मैं अभी बड़े पतीले में खिचड़ी चढ़ाती हूँ। आप नाव लेकर जाइए, जितने लोगों को हो सके यहाँ ले आइए। सबको एक एक मुट्ठी खिचड़ी मिल जाएगी। पेट में कुछ जाएगा तो इंसान बच जाएगा। बेटी, तुम्हारे पास इतना ही राशन है? पूरे गांव को कब तक खिलाओगी? 100-150 लोग हैं। तुम्हारी एक बोरी चावल में कितने लोग खाएंगे? अपने दोनों बेटों के बारे में भी सोचो। वो अभी छोटे हैं, उन्हें भी तो खाना चाहिए। ऊपर वाले ने मुझे ये चूल्हा, ये चावल और ये 2 हाथ दिए हैं। जब तक है तब तक पकाऊंगी, पतली खिचड़ी बनाऊंगी, पानी ज्यादा डाल दूंगी। कम से कम एक एक मुट्ठी तो सबको मिल जाएगी। मतीन सरदार को भी खबर दे देना, वो भी तो इंसान है, उसका परिवार भी तो भूखा होगा। सरदार को भी? अरे वो तो तुम्हारी रसोई तोड़ने आया था। मुझे सब याद है, लेकिन मुसीबत के दिनों में कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता। भूख के सामने हर इंसान सिर्फ एक भूखा इंसान होता है। जाइए, जल्दी जाइए। अब मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। मुंह से आवाज नहीं निकल रही। मेरा पक्का मकान डूब गया। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी तुम सबके लिए खाना बना रही हो। एक टूटे हुए चूल्हे से तुमने जो कर दिखाया, वो मैं अपने पक्के मकान से भी नहीं कर पाया। हसीना, मुझे माफ कर देना। मैं जानती थी कि मेरे पति तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, रसोई तोड़ने जा रहे थे, लेकिन मैं मुंह नहीं खोल पाई, उन्हें रोक नहीं सकी। मैं अपने शौहर से डरती थी। तुम सच में बहुत बड़ी इंसान हो हसीना। मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया, आप खुद ही तकलीफ में हैं, ये मैं जानती हूँ। और सरदार, आप खाइए, देर मत कीजिए, ठंडी हो जाएगी। इस खिचड़ी में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। यही तो संसार है। आज आप किसी को देते हैं, कल आप किसी से पाते हैं। माँ, सरदार को थोड़ी और खिचड़ी दे दूं? दे बेटा दे। और उस पास वाली नाव में जो बच्चा रो रहा है, पहले उसे थोड़ा दे। बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ, आज तुमने कितने लोगों को खाना खिलाया जानते हो? मैंने गिना है, 46 लोग। मतीन सरदार ने खुद अपने हाथों से पत्तल बिछाकर खाया। वही मतीन सरदार जो कुछ दिन पहले इस रसोई को तोड़ने आया था। देखा माँ, दुनिया कैसे पलट गई है ना माँ? दुनिया नहीं पलटी बेटा, दुनिया ने अपना असली रूप दिखाया है। बाढ़ का पानी सारे भेदभाव बहा कर ले जाता है। जमींदार का पक्का मकान भी डुबोता है, और गरीब की झोपड़ी भी। तब समझ में आता है कि असल में बड़ा कौन है। लेकिन माँ, चावल तो लगभग खत्म हो गया। मैंने देखा कि बोरी में बस 2 हाथ यानी कि 2 मुट्ठी चावल बचा है। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन और चलेगा, वो भी तब जब बहुत पतली खिचड़ी बनाएंगे तब। उसके बाद क्या होगा? 46 लोग हैं, कल शायद और भी आएंगे। पानी तो अभी कम नहीं हुआ है। बेटा, आज की चिंता आज करो। ऊपर वाला जिसके लिए एक रास्ता बंद करता है, उसके लिए दूसरा रास्ता खोल भी देता है। आज हम 46 लोगों का पेट भर पाए, यही बहुत बड़ी बात है। माँ, मैं एक बात कहूँ, पहले गुस्सा मत करना। आज मतीन सरदार जब खा रहा था तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। वो छिपाने की कोशिश कर रहा था, बस सिर झुकाकर खा रहा था। लेकिन मैंने देख लिया। मुझे लगा वो आदमी बुरा नहीं है, बस पैसों के घमंड ने उसे अंधा बना रखा था। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान का घमंड बुरा होता है। पैसा चला जाता है तो घमंड भी चला जाता है, तब अंदर का असली इंसान बाहर आता है। सरदार आज जिस नजरिए से देख रहा था, उस नजर से मैंने एक सच्चे इंसान को देखा। वो इंसान जमीन, पैसे
और ताकत के नीचे दबा हुआ था, आज बाहर आ गया है। माँ, अब तुम भी सो जाओ, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। क्या मैं नहीं देख रहा? सब देख रहा हूं मैं। दिन भर तुम इतनी मेहनत करती हो, सुबह से लगातार आग के सामने बैठ जाती हो, धुएं से तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। मैं थोड़ी देर जागता हूँ और चूल्हे की आग का ध्यान रखता हूँ। दिए में भी तेल कम है, थोड़ी देर में बुझा दूंगा, तुम लेट जाओ। अच्छा बेटा, जब तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत जागना, तुम्हारा भी शरीर है, थक जाओगे। हसीना, हसीना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं कुछ लाया हूँ। देखो, भले ही मेरे धान के गोदाम बह गए, लेकिन एक गोदाम ऊंचाई पर था, टीले के ऊपर वाला, वो बच गया। वहां से एक बोरी चावल, कुछ दाल और तेल, जो मिला है सब ले आया हूँ। तुम्हारी रसोई में दे रहा हूँ। जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। सरदार, आप माफी मांग रहे हैं? मैं तो एक आम औरत हूँ, आप बड़े आदमी हैं। मैं गरीब हूँ, लेकिन आप जो आज ये चावल लेकर आए हैं, इस चावल की कीमत आपके गोदाम भरे धान से भी ज्यादा है। मैं रात भर सो नहीं सका, लेटे लेटे बस सोच रहा था। फातिमा ने मुझसे कहा था कि गरीब के आंसू बेकार नहीं जाते। मैं उस दिन नहीं समझा था, मैंने उसे चुप रहने को कह दिया। आज मुझे उस बात का मतलब समझ में आ रहा है। सरदार, वो बातें अब रहने दीजिए, बहुत बातें हो चुकी। चलिए एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं। आज आपकी बदौलत चावल ज्यादा है। आज खिचड़ी थोड़ी गाढ़ी बनाएंगे। बच्चे कल पतली खिचड़ी खाकर तृप्त नहीं हुए थे, उनके चेहरे सूखे थे। आज उन्हें भरपेट खिलाएंगे। क्या मैं तुम्हारे पास बैठूं? मुझे बहुत शर्म आ रही है हसीना। कुछ दिन पहले मैं इस रसोई को तोड़ने आया था और आज इसी रसोई में बैठकर खा रहा हूँ। शर्म की कोई बात नहीं है सरदार, गलती हर किसी से होती है। गलती का एहसास होने के बाद भी जो नहीं बदलता वो बुरा होता है। आप बदल गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। गांव के लोगों, मैं मतीन सरदार आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर आज नहीं कहा तो मेरे सीने के अंदर सब सड़ जाएगा। इस गांव में मैंने हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझा। मैंने सोचा कि मेरे पास जमीन है, पैसा है, पक्का मकान है, इसीलिए मैं ही सबसे ऊपर हूँ। हाँ, ये सोचते थे कि इनकी बात ही कानून है, इनका हुक्म ही आखिरी फैसला है। लेकिन इस बाढ़ ने इनकी आंखें खोल दी। इनका सब कुछ बह गया, एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। खुद बेघर हो गए और हसीना, जिसका इन्होंने अपमान किया था, जिसकी रसोई तोड़ने गए थे, जिसे बेवा कहकर तुच्छ समझा था, उसी हसीना ने इन्हें खिलाया, इनकी बीवी को खिलाया और इनसे कहा, बैठिए खाइए। उस छोटी सी रसोई ने पूरे गांव को बचाया है। हाँ, जिस रसोई को मैं तोड़ने गया था, उसी रसोई ने मुझे बचाया। आज से वो नहर हसीना की है। सिर्फ हसीना की नहीं, सबकी है। कोई भी कभी उस नहर पर किसी को नहीं रोकेगा। मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस गांव में अब किसी इंसान का उसकी गरीबी के लिए अपमान नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं खुद उससे निपटूंगा। जमीन चली जाती है, पैसा चला जाता है, घर टूट जाता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। आप लोग भी इसी तरह हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा।